वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बीएससी फाइनल ईयर की क्लास जिसमें क्वांटम मैकेनिज्म अपन पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिज्म में हमने पढ़ी थी क्वांटम थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ लिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बाद में प्लांक का रेडिएशन लॉ और उसके बाद में हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। आज का जो टॉपिक है वो है क्रॉम्पटन इफेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव या उसे कहते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट। अब ये क्रॉम्पटन प्रभाव क्या है? क्रॉम्पटन प्रभाव जो है वो दिया था एच क्रॉम्पटन ने, एच क्रॉम्पटन नामक जो साइंटिस्ट है उसने दिया था। और क्रॉम्पटन प्रभाव क्या बताता है? क्वांटम प्रभाव भी फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की भांति ही पदार्थ की कणीय प्रकृति या पार्टिकल नेचर की व्याख्या करता है। तो क्या बताता है? जो पदार्थ है, ठीक है, उसकी क्या करता है, या जो विकिरण है उस विकिरण की कणीय प्रकृति की पार्टिकल नेचर की व्याख्या करता है। क्वांटम के अंदर क्या किया जाता है, जो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णी प्रकाश होता है उस प्रकाश को किसी भी पदार्थ जैसे कि ग्रेफाइट या कार्बन की पन्नी पर, शील्ड पर उस प्रकाश को डाला जाता है। उसके बाद में उसका अध्ययन किया तो उसके आधार पर उसको पता चला कि जो भी रेडिएशन आ रही है उस रेडिएशन की जो एनर्जी या फोटोन्स होते हैं वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं। इट्स मीन वो पार्टिकल नेचर के अंदर होते हैं। जो रेडिएशन आती हैं वो रेडिएशन वेव फॉर्म में न होकर किस नेचर में, वो कणीय प्रकृति के रूप में या पार्टिकल फॉर्म में होती हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कार्बन की क्या ली, पन्नी ली, कार्बन की शील्ड या उसे कह सकते हैं ग्रेफाइट की शील्ड ली, एक ग्रेफाइट की शील्ड ली। उस ग्रेफाइट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट पोजीशन के अंदर है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन के अंदर है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या करेगी, यहाँ पे आएगी और इससे टकराएगी और टकराने के बाद क्या करेगी, लाइट वापस बाहर निकल जाएगी। क्लियर? ये आने वाली लाइट है और ये जाने वाली लाइट है। आने वाली जो लाइट है उसका वेवलेंथ मान लो लैम्डा है और जाने वाली जो वेवलेंथ है उसका जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य है, उसका मान लो लैम्डा डैश है। क्लियर? दोनों में चेंज है। अब जब क्या करेगा, ये जब लाइट यहाँ पे आएगी, टकराएगी, तो इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पोजीशन में उसको क्या करेगा, ये एनर्जी देगा। एनर्जी कितनी होगी, इक्वल टू एच म्यू होगी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ये फोटोन या पार्टिकल के रूप में, कण के रूप में होगी। जब ये फोटोन या पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराने के बाद क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा और एनर्जी पाके ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ उत्सर्जित हो जाएगा। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो जाएगा। क्लियर? अगर क्रॉम्पटन ने कहा कि अगर ये जो रेडिएशन है ये वेव फॉर्म में होती, किस फॉर्म में, वेव या तरंग के रूप में होती, तो इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन या उत्सर्जन नहीं हो पाता, क्योंकि उसको ये ऊर्जा नहीं देता। क्लियर? वेव के रूप में वापस बाहर निकल जाती। लेकिन इससे स्पष्ट होता है, इलेक्ट्रॉनों का अगर उत्सर्जन हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो वेव आ रही है, जो रेडिएशन आ रही है, वो रेडिएशन के अंदर जो ऊर्जा है वो किस रूप में है, वो फोटोन या कणों के रूप में है। और ये ऊर्जा के पैकेट्स, ये फोटोन, ये क्वांटा इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, टकराने के बाद अपनी ऊर्जा इसको देंगे और ये ऊर्जा को प्राप्त करके क्या करेगा, इजेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे देंगे, इस वेवलेंथ की, ये जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ अब निकल रही है यहाँ से, वो क्या हो जाएगी, देखो ऊर्जा दे दी तो ऊर्जा क्या हो गई, घट गई। तो इस निकलने वाले रेडिएशन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो आपतित हुई थी उसकी एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। तो हमें पता है कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो निकलने वाले जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई वेवलेंथ हमें मिलेगी। क्योंकि एनर्जी घट गई तो वेवलेंथ का मान बढ़ गया। ठीक है? तो जो भी रेडिएशन टकरा रही हैं, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में जो रेडिएशन वापस बाहर निकलेगी, उत्सर्जित होगी, उसकी तरंगदैर्ध्य के मान में वृद्धि हो जाएगी। और तरंगदैर्ध्य के मान में वृद्धि तभी हो सकती है जब ऊर्जा कम हो। तो ये ऊर्जा कहाँ गई, ये ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में चली गई। ठीक है? और ऊर्जा तभी मिल पाती तब इलेक्ट्रॉन या जो विकिरण था उसके अंदर फोटोन प्रेजेंट होते। अगर ये वेव होती तो ये जो अपन देख रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट या घटना घट रही है, ये घटित नहीं होती। तो इस आधार पर क्रॉम्पटन ने क्या कहा, इस आधार पर क्रॉम्पटन ने कहा कि जो रेडिएशन है
ये रेडिएशन किस फॉर्म में है, इसकी ऊर्जा पार्टिकल फॉर्म में होती है, या मतलब कह सकते हैं कि जो विकिरण है उसकी कणीय प्रकृति या पार्टिकल नेचर होता है। इसको उसने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब देखा जाए कि ये रेडिएशन आई, टकराई और यहाँ से निकल गई, इनके बीच में कितना कोण बना। मान लो ये अपना एक्स एक्सिस है तो उनके बीच में ये जो कोण बना ये थीटा में लिखती हूँ। इस कोण को हम कहते हैं प्रकीर्णन कोण। ये क्या है, प्रकीर्णन कोण कहलाता है। ठीक है, और विस्थापन जितना हुआ, ये लैम्बडा का मान था, यहाँ हो गया लैम्बडा डैश का मान, तो ये डेल लैम्बडा क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य का मान टकराने के बाद, और टकराने से पहले कितना, टकराने से पहले लैम्बडा। तो इन दोनों की वेवलेंथ में क्या आ गया, अंतर आ गया। इन दोनों की वेवलेंथ में अंतर का मान हम होता है लैम्बडा डेल लैम्बडा। इसे ही कहते हैं कॉम्पटन का विस्थापन। क्या कहते हैं, कॉम्पटन विस्थापन। और ये मान किसके बराबर होता है, ये मान होता है H/mc 1 माइनस कॉस थीटा, इसके बराबर ये मान होता है। क्लियर। तो ये डेल लैम्बडा क्या बताता है, आपका विस्थापन बताता है। कौन सा, कॉम्पटन विस्थापन बताता है। अब अपन बात करते हैं अलग अलग प्रकीर्णन कोण की, कि अगर प्रकीर्णन कोण बदलेगा तो क्या क्वांटम विस्थापन भी चेंज हो जाएगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली कंडीशन जो मैं ले रही हूँ उसके अंदर मैंने लिखा थीटा जो है वो कितना है, 0 डिग्री थीटा है। तो अब क्या करना है, तो 0 डिग्री थीटा है तो मैं मान लिख लेती हूँ कि कितना हो जाएगा, लैम्बडा डेल लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा, कितना होता है H/mc 1 माइनस कॉस, और कॉस थीटा का मान कितना है, 0, तो ये लिख दिया 0। क्लियर। कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 मतलब इसका मान 1 होता है, तो कॉस 0 का मान कितना है, 1। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ लैम्बडा डैश लैम्बडा इक्वल टू H/mc 1 माइनस 1। क्लियर। 1 माइनस 1 मतलब कितना आएगा, 0, और ये 0 और इससे ही मल्टीप्लाई होगा वापस H/mc, तो मान क्या रहेगा, 0। तो टोटल मान कितना आएगा इसका, 0 मान अपन को प्राप्त हो जाएगा। और 0 मान प्राप्त हुआ इसका मतलब विस्थापन नहीं हुआ है, किसी भी तरह की शिफ्ट नहीं हुई है। देयर इज नो शिफ्ट, नो विस्थापन, नो डिस्प्लेसमेंट, कॉम्पटन प्रभाव नहीं होगा यहाँ पे। कब नहीं होगा, जब प्रकीर्णन कोण का मान कितना है, 0। क्लियर। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन जब थीटा का मान हो 90 डिग्री, मतलब समकोण पर ये लाइट आई और ये समकोण पर चली गई, या फिर ये लाइट आई और समकोण पर चली गई। ठीक है, तो 90 डिग्री का अगर एंगल है तो क्या होगा, तो देखो डेल लैम्बडा इक्वल टू H/mc 1 माइनस कॉस, और थीटा कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। जब कॉस का मान 90 डिग्री हो तो मान कितना होता है, तो मान होता है 0। ठीक है, तो 0 लिख लेते हैं। तो डेल लैम्बडा इक्वल टू H/mc 1 माइनस 0। क्लियर। वो 1 में से 0 गया, कितना आ गया, 1 आया, और 1 इंटू कर दो आपको H/mc से, मान कितना आएगा, H/mc आएगा। तो डेल लैम्बडा का मान कितना हो जाएगा, H/mc। क्लियर। ये है आपकी दूसरी कंडीशन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे विस्थापन होता है, किसके बराबर होगा, H/mc के बराबर। H क्या है, H आपका प्लांक कांस्टेंट है, M क्या है, M आपका द्रव्यमान है, और C क्या है, C है प्रकाश का वेग। ठीक है, और डेल लैम्बडा लिखा, ये क्या है, ये डेल लैम्बडा है विस्थापन। कौन सा, कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आपकी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन जब थीटा का मान 180 डिग्री हो, 180 डिग्री मतलब लाइट आई और सीधी सीधी लाइट सीधी सीधी निकल रही है, 180 डिग्री का विस्थापन है, तब क्या होगा, तब लैम्बडा का मान कितना होगा, H/mc 1 माइनस कॉस 180। और कॉस 180 का मान कितना होता है, कॉस 180 का मान होता है -1। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H/mc 1 माइनस -1 कितना आया, तो इसका मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा, -1 2। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा आपका मान डेल लैम्बडा इक्वल टू H/mc, और ये 2 है तो ये 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, 2H/mc इसका मान हो जाएगा। क्लियर। तो ये है कॉम्पटन विस्थापन की अलग अलग कंडीशन। तो ये आपका क्या था, क्वांटम विस्थापन। आपको समझ में आ गया क्वांटम विस्थापन क्या बताता है। क्वांटम विस्थापन या जो क्वांटम प्रभाव है वह भी पदार्थ की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। तो कितने हो गए, 4 सिद्धांत है जो पदार्थ की कणीय, पदार्थ मतलब जो विकिरण है उस विकिरण की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। कौन सा, सबसे पहला आ गया आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बाद में प्लांक का रेडिएशन लॉ, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, और चौथा जो है वो कौन सा है, क्वांटम प्रभाव।
प्रभाव, ये चारों प्रभाव क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत जो रेडिएशन है या विकिरण है उसके कणीय प्रकृति, पार्टिकल नेचर की व्याख्या करता है। क्लियर। अब देखते हैं अपन दूसरे इफेक्ट। अगला जो इफेक्ट है अपना उसका नाम है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उसे कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये देखो आपने 12th में भी पढ़ा हुआ है, बहुत ही इजी चैप्टर है अपना। अगला है डी ब्रॉगली की संकल्पना, डी ब्रॉगली की संकल्पना या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये क्या होती है? अभी तक जो हमने 4 थ्योरी पढ़ी है वो पढ़ी है रेडिएशन को लेकर, कि रेडिएशन जो है उसका पार्टिकल नेचर होता है। क्लियर। वेव नेचर भी होता है, लेकिन पार्टिकल नेचर की इन्होंने व्याख्या की थी। अब जो है डी ब्रॉगली आया, डी ब्रॉगली ने कहा कि इन्होंने सबने कहा कि भाई विकिरण जो है वो पार्टिकल नेचर में भी होती है, वेव नेचर में भी होती है। तब डी ब्रॉगली ने कहा कि विकिरण की भांति सूक्ष्म पदार्थ जो होते हैं उनकी भी डुअल नेचर होती हैं, उनकी भी द्वैतीय प्रकृति होती हैं। इसका मतलब वह भी पार्टिकल तथा वेव दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। और सूक्ष्म कण कौन? सूक्ष्म कण जैसे कि उन्होंने कहा कि जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सूक्ष्म कण होते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रॉन की बात की तो ये सूक्ष्म कण भी क्या करते हैं? ये भी डुअल नेचर, पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति को शो करते हैं। और द्वैतीय प्रकृति का क्या मतलब है? मतलब यह है कि ये वेव की भांति व्यवहार भी करता है और पार्टिकल कण की भांति व्यवहार भी करता है। अतः ये दोनों प्रकृति इलेक्ट्रॉन या सूक्ष्म कणों के अंदर भी होती हैं। डी ब्रॉगली ने ये बात कही है। ठीक है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। डी ब्रॉगली ने अपनी संकल्पना को समझाने के लिए 2 सिद्धांत का सहारा लिया था। कौन से थे वो 2 सिद्धांत? एक तो लिया उसने प्लांक का रेडिएशन लॉ या प्लांक का विकिरण नियम, इसका सहारा लिया। और दूसरा कौन सा है? दूसरा लिया आइंस्टीन का, आइंस्टीन के सापेक्षतावाद का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत का उन्होंने सहारा लिया। पहला जो सिद्धांत है प्लांक का रेडिएशन लॉ, प्लांक लॉ, उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? एच म्यू के बराबर होती हैं, पहला। और दूसरा जो है आइंस्टीन का, उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो द्रव्यमान और जो प्रकाश का वेग है उसके गुणनफल के बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा, इन दोनों का सहारा लिया और उसके आधार पर उसने हाइपोथेसिस दी डी ब्रॉगली ने अंदर। तो हम लेते हैं ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो 1 में ई कितना है? 1 में ई है एच म्यू और इधर है एम सी स्क्वायर। क्लियर। अब हमें पता है कि जो न्यू है वो क्या है? वो है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी, और न्यू का मान क्या होता है? सी अपॉन लैम्बडा होता है। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, सॉरी 3, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे? न्यू की जगह ये मान लिखते हैं, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। तो मैं यहाँ लिख दूँ एच सी अपॉन लैम्बडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये हो गई 4। क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी से सी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एच अपॉन लैम्बडा इक्वल टू एम सी। इक्वेशन नंबर हो गई आपके 5। क्लियर। अब मैं एक चेंज कर सकती हूँ, एम सी यहाँ ले आती हूँ और लैम्बडा को वहाँ ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा एच अपॉन एम सी इक्वल टू लैम्बडा। क्लियर। अब ये एम और सी क्या है? एम जो है वो होता है आपके द्रव्यमान और सी जो होता है वो होता है प्रकाश का वेग, और इन दोनों का जो गुणा होता है वो कहलाता है पी। पी मतलब संवेग। ठीक है, वेग और द्रव्यमान दोनों मिलके क्या बना? संवेग पी। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि एच इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा। और ये जो आपका मान प्राप्त हुआ एच अपॉन पी इक्वल टू लैम्बडा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डी ब्रॉगली की संकल्पना या डी ब्रॉगली का फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके डी ब्रॉगली की संकल्पना है और हमने किसके आधार पर निकाली? 2 फॉर्मूले या 2 सिद्धांत। कौन सा है? पहला है प्लांक का रेडिएशन लॉ, उसके आधार पर, और दूसरा हमने लिया आइंस्टीन का सापेक्षतावाद का सिद्धांत। इन दोनों का सहारा लेके हमने क्या निकाला है? डी ब्रॉगली की संकल्पना है, डी ब्रॉगली का सूत्र। और डी ब्रॉगली क्या बताता है? डी ब्रॉगली किसी भी सूक्ष्म पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन आदि की कणीय प्रकृति तथा तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। अतः ये उसकी द्वैतीय प्रकृति या ड्वेल नेचर के बारे में बताता है। क्लियर। तो ये है आपके डी ब्रॉगली। अब डी ब्रॉगली की इंपॉर्टेंस क्या है? जो डी ब्रॉगली है
डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वो केवल और केवल सूक्ष्म पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए ही लागू होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है उस प्रकार के छोटे पार्टिकल के लिए ही लागू होता है। बड़े पार्टिकल के लिए लागू होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ये बड़े पार्टिकल या बड़े कणों के लिए लागू नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े कण होते हैं, उनसे संबंधित जो तरंग दैर्ध्य होती हैं, उनसे संबंधित जो वेवलेंथ होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से ये डी ब्रॉगली की संकल्पना है वो बड़े कणों पर लागू नहीं होती है। क्लियर? तो ये है आपका डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट कौन सा है? लास्ट है आपके हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत 12th में भी आपने ये पढ़ा हुआ है। क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी जो है वो क्या करता है? हाइजेनबर्ग जो है वो रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में बताता है। अब तक हमने कौन सा पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा रेडिएशन का पार्टिकल नेचर या कणीय प्रकृति। हाइजेनबर्ग जो है वो बताता है रेडिएशन की तरंग प्रकृति के बारे में, और उसे आगे जो हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन कल पढ़ेंगे, वो भी क्या बताती है? तरंग प्रकृति की पूरी रूप से व्याख्या करती हैं। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी पदार्थ विकिरण जो है उसकी तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी पार्टिकल्स की, सूक्ष्म कण की या विकिरण जो है उसकी एक साथ एक ही समय पर जो उसकी पोजीशन है, स्थिति है तथा संवेग है, दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये क्या बताता है कि जो उसकी स्थिति है डेल एक्स है मतलब स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन, और डेल पी क्या है? संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। ये बताता है इन दोनों का जो गुणा होता है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन h/4π होता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P = mv होता है, तो डेल P = क्या हो जाएगा? m डेल v। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि m डेल v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ठीक है, ये क्या है? ये आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या बताता है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ एक ही समय पर यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर हम स्थिति की बात करेंगे या स्थिति का आकलन करेंगे तो उसके संवेग के अंदर अनिश्चितता आ जाती है, और अगर संवेग की बात करेंगे या संवेग का यथार्थता से आकलन करेंगे तो उसकी स्थिति के अंदर अनिश्चितता आ जाती है। इस प्रकार एक साथ एक ही समय पर दोनों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक समय पर स्थिति या फिर संवेग एक ही को ज्ञात किया जा सकता है, वो भी एक्यूरेटली। इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत जो उसकी स्थिति है, चेंज इन पोजीशन, स्थिति के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है तथा उसके संवेग के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, उन दोनों का जो गुणनफल है, उन दोनों का गुणनफल जो है वो h/4π के बराबर होता है या उससे ज़्यादा होता है। तो क्या होगा? क्या होगा? मल्टीप्लाई ऑफ डेल एक्स एंड डेल पी विल बी ग्रेटर देन h/4π और इट विल बी इक्वल टू h/4π। इसका मतलब ये इससे बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। और मैंने डेल पी की जगह mdv लिखा है क्योंकि संवेग इक्वल टू mv होता है, संवेग इक्वल टू mc भी होता है। देखो mc क्या है? द्रव्यमान और प्रकाश का वेग, और mv क्या? अगर मैंने बड़े पार्टिकल की बात की है तो वहाँ पे क्या आएगा? उसका वेग। तो mv क्या हो जाएगा? ये भी उसका वेग और द्रव्यमान हो जाएगा। और इसका चेंजेस लिखा है तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन होता है, तो ये m डेल v, इसको मैंने ऐसे लिखा है। क्लियर? तो ये क्या बताता है? ये बताता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताता है कि दोनों का जो गुणनफल होगा वो h/4π के बराबर होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो ये है आपके हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। क्लियर?
नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगी, उसको आपको ध्यान से देखना है। उससे पहले ये जो इससे रिलेटेड सारी थ्योरियाँ हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्लियर। और जो भी आपको हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो वगैरह, तो जो वीडियो है उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि हम उसका आंसर आपको वहाँ पर दे सकें, क्लियर। ओके, थैंक यू।